हे एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी टेक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आज का वीडियो होने वाला है हिस्ट्री से रिलेटेड और पाकिस्तान के सिंध पे, क्योंकि वीडियो बनाया गया है मिस्टिकल लैंड की तरफ से। टाइटल है जी के पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान डिस्ट्रॉयड सिंध। क्यों बर्बाद हुआ सिंध इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे की वजह से। तो मेरा ख्याल है इसमें बंटवारा कम और हुक्मरानों का ज़्यादा कसूर है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वहाँ की आवाम एजुकेट हो। और एजुकेट होने पे उन्हें पता लग जाएगा ना कि ये जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं ये तो वडेरा साहब खा गए हैं। और वडेरा शाही है वहाँ पे। आप साईं के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकते, आपको कच्चे रास्ते मिलेंगे। साईं अपनी तरफ से एक सड़क बनवाते हैं और बाकी का फंड अपने घर पे लगाते हैं, लोग उसी में खुश हो जाते हैं। और स्टिल स्टिल वहाँ पे एक है कि मैं ये समझता हूँ कि पीपल पार्टी यानी भुट्टो ख़ानदान की एंट्री जब से परमानेंटली सिंध में हुई है, तब से सिंध मज़ीद बर्बाद होता ही गया। हर साल मज़ीद बर्बाद हुए। सॉरी टू से जितने भुट्टो के जाले देख रहे हैं, लेकिन आप ख़ुद इस चीज़ पे गौर करें कि 50 साल हो गए हैं पीपल पार्टी को सिंध में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हुकूमत करते हुए। क्या दिया है सिंध ने? सिंध को उन्होंने, कराची जैसा शहर जो एक टाइम पे पार्टीशन के टाइम पे बहुत ही साफ़ सुथरा एडवांस था, वो आज खंडर का मंजर पेश करता है। तो लोग नाराज़ हो जाते हैं जब हम ये चीज़ें पॉइंट आउट करते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि लोग फिर से इन्हीं लोगों को वोट देते हैं। बेशक जैसे भी दें, ज़ोर ज़बरदस्ती से दें या वैसे भी, लेकिन अपने हक के लिए निकलते भी नहीं हैं। तो देखते हैं। पार्टीशन को वैसे ये कह रहे हैं कसूरवार, मैं तो कहता हूँ कि लोग जिन हुक्मरानों को लाते हैं वही कसूरवार हैं। तो देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एन। दोस्तों, जब भी हम भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की बात करते हैं तब हमें हाँ जी। पंजाब और बंगाल के लोगों की प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा पता चलता है। कैसे एक ही दिन में लोग एक दूसरे के दुश्मन एक हो दूसरे गए के और दुश्मन हो बाद गए। में यहाँ पर आए विस्थापित लोगों को क्या क्या झेलना पड़ा। लेकिन महाजिर हम समझ पाकिस्तान सकते की हैं। सिंध ने कुछ कम नहीं झेला। सिंध जो आज हमारे राष्ट्रगान में तो है लेकिन भारत में नहीं है, वो अपनी कुछ अलग परेशानियों से गुजर रहा है। और कराची जैसा शहर इसके पास होने के बावजूद भी ये पाकिस्तान के सबसे दर्दनाक किस्सों का गवाह है। लेकिन भारत पाकिस्तान के बंटवारे ने किस तरह सिंध को बर्बाद कर दिया, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बस बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर चैनल को लीजिए। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसा कि नाम से ही साफ है, सिंध में सिंधी लोग रहते हैं और आज बॉर्डर के दोनों तरफ हैं। हम्म। सिंधी शब्द वैसा ही है जैसा पंजाबी। सभी पंजाबी सिख नहीं, इसी तरह सभी सिंधी ना ही हिंदू हैं और ना ही ना मुसलमान। ही मुसलमान। इसलिए जब सिंध का बंटवारा हुआ तो वहां के हिंदुओं को भारत आना पड़ा और यहाँ के कई लोग वहां गए। पंजाब और सिंध की परेशानी को समझने के लिए हमें मशहूर शायर जॉन एलिया के उस जुमले को जॉन याद करना एलिया। चाहिए जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान यूपी के लौंडों की साजिश है। इस हाँ, एक स्टेटमेंट में सिंध की पूरी कॉन्फ्लिक्ट है। बिल्कुल मुस्लिम लीग ठीक के बात जितने कही भी है। बड़े नेता थे वो ज्यादातर भारत के अलग अलग हिस्सों से आते थे, अलीगढ़ से ही थे फिर वो चाहे ज़्यादातर। बिहार हो या उत्तर प्रदेश। इसके साथ साथ जब बंटवारा हुआ तो यहाँ से कई सारे आईएएस आईपीएस और बाकी तरह के सरकारी ऑफिसर्स भी पाकिस्तान में चले गए। अब ये सोचिए कि जो लोग पहले से ही पाकिस्तान में रह रहे थे उन्हें ये बात कितनी अजीब लगी होगी कि कोई एक दूसरी जगह से आकर अब उनके इलाकों में बस गया है। सिंधियों सेम ने लोगों को महाजिरों के साथ मुजाहिर यही कहना हुआ है। शुरू कर दिया। मुजाहिर यानी रेफ्यूजी। लेकिन महाजिर। परेशानी ये थी कि मुजाहिर आम मुजाहिर नहीं थे बल्कि सरकारी नौकरी वाले ऊंचे पदों पर बैठने वाले अफसर थे जो अब सिंधी लोगों के लिए रूल्स बनाने लगे थे। नए नए बने पाकिस्तान में इनका बहुत रौब था। वहीं दूसरी ओर वो लोग थे जो सैकड़ों सालों से वहीं पर रह रहे थे, लेकिन अब उनकी नौकरियों से लेकर उनकी जमीनों पर ये मुजाहिर आकर बैठ गए थे, जिसने उन दोनों समुदायों के बीच में एक टेंशन क्रिएट की। सिंधी और मुजाहिरों में बस एक कॉमन फैक्टर था कि वो दोनों ही मुसलमान थे। मुसलमान थे। इसके अलावा उनके रहन सहन से लेकर खाने पीने तक की आदतें सब अलग थी। मुख्तलिफ अब थे। दूसरी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर आती है लैंग्वेज की। सिंधी लोग तो सैकड़ों सालों से सिंधी बोलते हुए आए थे, लेकिन यूपी और बिहार से आने वाले लोग तो उर्दू बोला करते उर्दू। थे। इसलिए उर्दू को ही पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया, जबकि पाकिस्तान में उस वक्त कहीं भी उर्दू नहीं बोली जाती थी। लोग या बिल्कुल तो ठीक बात है। पंजाबी या पश्तो बोलते थे या फिर सिंधी। सिंधी बोलते लैंग्वेज को इस तरह फोर्स करने की वजह से एक परेशानी ये भी आई कि सिंधी लोगों को सरकारी नौकरियां लेने में और भी ज्यादा परेशानी आने लगी। सिर्फ कराची से उन्हें मतलब था क्योंकि कराची में पोर्ट था जहां से वो व्यापार कर सकते थे। अब इससे हुआ यूं कि सिंधी लोगों के अंदर मुजाहिरों को लेकर नफरत पैदा होने लगी और ऊपर से देश पर अब मिलिट्री राज कर रही थी,
जो कि वहां के पंजाबी लोगों द्वारा डोमिनेटेड थी। इसलिए पंजाब तो डेवलप हो रहा था, लेकिन सिंध नहीं। इसके बाद सिंध से एक पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से एक पार्टी राइज करनी शुरू करती है, जिसके लीडर थे जुल्फिकार अली भुट्टो। भुट्टो भुट्टो खुद एक सिंधी थे और उनका ज्यादातर पॉपुलर सपोर्ट इसी राज्य से आता था। अभी भी उन्होंने वहीं पे। पाकिस्तानी डिक्टेटर अयूब खान के खिलाफ डेमोक्रेसी के लिए विरोध प्रदर्शन किए और आखिर में जब बांग्लादेश की जंग खत्म हुई तब भुट्टो ने पहले वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का भार संभाला। इस वक्त सिंध में भी पीपीपी की सरकार थी और इस सरकार ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फैसला लेते हुए सिंधी को सिंध की नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। इस एक फैसले के कारण वहां पर कुछ वक्त में ही दंगे भड़क उठे और सिंधी और मुजाहिरों के बीच की दरार और ज्यादा गहरी हो गई। ये दंगे और कराची से सिंधु लेकर देश की पाकिस्तान मांग के बढ़ गई। हैदराबाद तक फैल गए और इस कारण से सरकार को उर्दू और सिंधी दोनों ही भाषाओं को सिंध की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करना पड़ा। जब से ये चल रहा था तब एक और भी किस्सा हुआ जिसने कराची और सिंध की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। बांग्लादेश वॉर के थोड़े वक्त पहले 1970 में जनरल याहया खान ने नेशनल सर्विस कैडेट स्कीम का गठन किया था, जिसके मुताबिक हायर सेकेंडरी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मिलिट्री में शामिल होना कंपलसरी था। इसी एनएससीएस के तहत अल्ताफ हुसैन नाम के एक आदमी की पाकिस्तानी आर्मी में एंट्री हुई, जिसने बांग्लादेश युद्ध में भी हिस्सा अल्ताफ लिया। भाई इस जंग के बाद जब वो रेगुलर आर्मी का हिस्सा बनाने की इच्छा जताता है तो आर्मी के लोग उसे ये कह के ताना मारते हैं कि वो तो मुजाहिर है और उसकी लॉयल्टी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने बनाई बांग्लादेश युद्ध के बाद एमक्यूएम। भारत के खिलाफ सेंटिमेंट्स बढ़ गए थे और इसका कुछ गुस्सा मुजाहिरों पर भी फूटा। अल्ताफ को ये बात अच्छी नहीं लगी। अल्ताफ का कहना था कि उसके बाद मुजाहिरों के लिए लड़ने को उसने अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया था। वहीं अल्ताफ जो फौज में भर्ती होना चाह रहा था, उसी ने आगे जाकर कराची की सड़कों पर ये नारे लगवाए कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये अभी भी चल रहा है भाई। पाकिस्तान में भी अब तेजी से चेंजेस आने लगे थे। भुट्टो की पार्टी 1979 में दूसरी बार चुनाव जीती थी, लेकिन विरोधियों ने कहा कि इलेक्शंस में धांधली हुई है। इसके कुछ वक्त बाद भुट्टो के ही अपॉइंट किए हुए आर्मी जनरल जियाउल हक ने उसका तख्ता पलट कर दिया और भुट्टो को फांसी की सजा सुना दी। इस वक्त जी। अल्ताफ एक दूसरे मुकदमे में जेल में बंद था और 1980 में वो बाहर आया। 1984 में उसने मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट या कहें कि एमक्यूएम नाम की पार्टी का गठन कर लिया और कराची की सड़कों पे अब बोरी काफी बंद बुरे लाशें हो मिलना चुके थे। शुरू। मुजाहिरों और बाकी ग्रुप्स की टेंशन बहुत बढ़ गई थी और यहाँ पर दंगे आम हो गए थे। इसके साथ साथ क्योंकि कराची एक पोर्ट सिटी थी, इसलिए यहाँ पर स्मगलिंग का कारोबार भी खूब होता था, जिस कारण से क्राइम यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा था और ब्लैक के पैसों और हथियारों की शहर में कोई कमी नहीं थी। 1985 में एक अफगानी ड्राइवर एक स्कूल जाने वाली लड़की की हत्या कर देता है। लड़की मुजाहिर थी और अल्ताफ का ग्रुप एक्टिव हो जाता है। इसके और बाद अफगान इसी मोहल्ले साल पे हमला। पाकिस्तान आर्मी एक अफगानी ग्रोह पर हेरोइन स्मगल करने का इल्जाम में रेड करती है और ये अफगान और पठान लोग इस मामले में अलीगढ़ कॉलोनी के मुजाहिरों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। इसके बाद वहां का कुख्यात अलीगढ़ कॉलोनी मैसेकर देखने को मिलता है। एक बार फिर से दंगे भड़क उठते हैं और इन सभी दंगों में अल्ताफ मुजाहिरों के लीडर के तौर पर अपनी जगह मजबूत उभरता करता है। अल्ताफ की स्पीचेस को सुनने के लिए भीड़ की भीड़ खड़ी होने लगती है। दूसरी तरफ उसके लड़के खुलेआम कराची की सड़कों पर बंदूकों के साथ घूमते नजर आने लगते हैं। 1987 में पाकिस्तानी सरकार एमक्यूएम के खिलाफ एक क्रैकडाउन बैन शुरू करती लगाती है है। और हर 92 में जगह से ऑपरेशन हुआ एमक्यूएम था। वर्कर्स को पकड़ा जाने लगता है। खुद अल्ताफ भी इस बीच सरेंडर कर देता है और उसे 4 महीने बाद छोड़ दिया जाता है, क्योंकि तब तक एमक्यूएम ने पब्लिक की तरफ से काफी प्रेशर बिल्ड कर दिया था। 1988 में पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस आते हैं और सिंध की सभी सीटें पीपीपी और एमक्यूएम के बीच बढ़ जाती हैं और जो सपोर्ट उन्हें सड़कों पर दिख रहा था वो अब वोटों में तब्दील हो चुका था। 1992 में नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री रहते हुए और उन्होंने ऑपरेशन ऑपरेशन क्लीनअप का शुरू हुआ, जिसका ऑब्जेक्टिव था कराची से एंटी सोशल एलिमेंट्स का खात्मा और उसमें एक नाम अल्ताफ का भी था और इससे बचने के लिए वो लंदन अल्ताफ भाग भागा जाता है। लंदन। लंदन भागने के बाद भी अल्ताफ अपनी पार्टी को चलाता रहता है। उसकी स्पीचेस फोन सुनने पे के लिए अब भी लोगों की भीड़ जमा होती है और माइक के पास 2017 फोन के तक। स्पीकर को रख दिया जाता है ताकि वो लंदन से अपनी स्पीच दे सके। ऑपरेशन क्लीनअप के बाद कुछ हद तक सिंध का माहौल पॉलिटिकली शांत नजर आने लगा, लेकिन वहां पर अभी भी पीपीपी से लेकर एमक्यूएम और बाकी तहरीक कई ग्रुप्स इंसाफ, एक्टिव हैं और अभी तो जमात इमरान खान इस्लामी। की पार्टी पीटीआई वहां पर मेन ऑपोजिशन है। इस पूरी पॉलिटिक्स ने सिंध और कराची के माहौल को कभी भी सेफ नहीं रहने दिया। जी। वहां पर हमेशा ही किसी ना किसी तरह की हिंसा रही
जिस वजह से कभी वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया। अगर हम कराची और हैदराबाद जैसे शहरों को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर पीने के साफ पानी से कुछ भी लेकर नहीं है वहाँ। बिजली तक की समस्या बहुत ही कॉमन है। इस पूरी पॉलिटिक्स के कारण सिंध काफी पीछे रह गया है। वैसे जाते जाते आपको ये भी बताते चलें कि अल्ताफ हुसैन ने 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार से मदद मांगी थी ताकि वो इंटरनेशनल कोर्ट तब ऑफ से जस्टिस बेचारे में को अपनी बात पार्टी ही उठा खत्म सकें। कर दी। खैर, आपको क्या लगता है कि भारत में भी क्या कोई ऐसा राज्य था जो इसी तरह की पॉलिटिक्स के कारण डेवलप नहीं हो पाया? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरा नहीं दोस्तों। ख्याल। उम्मीद है आपको आज लेकिन की इस कमेंट वीडियो से सेक्शन में काफी कुछ नया बताइएगा, आपका आपको भी इस तरह के हालात देखने पड़े हैं कभी? मेरा नहीं ख्याल। अब हम बात करते हैं जी, हम पूरी एक पूरी समरी पेश करते हैं कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जब से भुट्टो खानदान आया सिंध में, सिंध तबाह हो गया। इन्होंने एक बात की कि दूसरी बार चुनाव जीता। नो सर, जब 70s के इलेक्शन हुए थे, पीपल पार्टी सेकंड नंबर पे थी, ठीक है, और अवामी लीग जो थी वो पहले नंबर पे थी। मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीता था। मुजीबुर रहमान को वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया गया क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो बंगालियों को अच्छा नहीं समझते थे। 1962 में भी कह चुके थे भाई अलग हो जाओ, लेकिन नहीं हुए। और फिर हमने देखा कि 9 साल 8 साल बाद सानिया पेश आ ही गया। वो कहते हैं ना, पेंडिंग पे था, हो ही गया। और अब हम बात करते हैं सिंध की। 50 साल हो गए हैं पीपल पार्टी को, सड़कें पक्की नहीं हैं, सेहत तालीम कुछ भी नहीं है। और उसकी एक वजह है, लोगों को एजुकेशन नहीं मिलेगी तो लोगों को पता ही नहीं लगेगा अच्छा और बुरा क्या है, और वो हमेशा साईं को वोट देते रहेंगे। और अभी आपने देखा पाकिस्तान में सैलाब आया, जहाँ बाकी सूबे हर काफ़ी ज़्यादा हिट हुए, सिंध पहले नंबर पे है हिट होने वालों में। लेकिन हामिद मीर एक जगह प्रोग्राम कर रहे थे। वो आपको पता है हामिद मीर ऐसा जर्नलिस्ट नहीं है जो सिर्फ कमरे में बैठ के इंटरव्यूज़ करते हैं, वो फील्ड में भी निकल जाता है। तो उन्होंने इसी तरह एक ऐसे इलाके में गए जहाँ पे 3-3 फुट पानी भरा हुआ था। लोग जो है ना ऊंची मकामात पे बैठे थे, टीलों पे बैठे थे। तो उन्होंने पूछा कि हुकूमत आई? नहीं आई। कोई इमदाद मिली? नहीं मिली। अगली दफ़ा वोट किसको दोगे? साईं को, भुट्टो को। अब तुम्हें तुम्हारी जो है ना हड्डियां रह जाएंगी इनको वोट दे दे के, कुछ करो। और एम क्यू एम भी एक टाइम तक थी, एक स्ट्रेंथ थी। इन्होंने तो 92 का जिक्र किया, आल्दो उसके बाद उनकी पावर कम हुई थी। लेकिन जब 99 में फिर से नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा, तो फिर एम क्यू एम एक बहुत बड़ी पावर बन के उभरी हुई थी। और अभी 2015 में जब इन्होंने मोदी साहब से मांगी थी हेल्प, अगर ये हेल्प ना मांगते तो तब अब भी शायद एम क्यू एम एक ही होती। लेकिन इस वक्त एम क्यू एम बटी हुई है। एम क्यू एम लंदन में जो कि अल्ताफ़ हुसैन के साथ हैं, एम क्यू एम पाकिस्तान में जो उनकी 90 पे एक इनका दफ्तर है, मेन लीडरशिप पाकिस्तान की, वो अलग हो गई क्योंकि उन सबको पता था इसने आर्मी के ख़िलाफ़ बोला है तो डंडा हम सबको होगा। वो तो लंदन बैठे, तो उन्होंने अपनी अलग एक पार्टी कर ली एम क्यू एम पाकिस्तान के नाम से। उसके अलावा इनके कुछ भुले बिछड़े लोग हैं जो कि बहुत सारी पार्टीज़ बनाए बैठे हैं, जिसमें बहुत सारी हैं जी। तो ये कहानी तो ख़त्म होने वाली है नहीं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सिंध के बारे में क्या सोचते हैं? क्या मैंने जो पैगाम सिंधियों को दिए वो ठीक है या मज़ीद बेहतर होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस।